नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 2 जुलाई 2024 और आज भी आपका CHSL का एग्ज़ाम है। CHSL के एग्ज़ाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी 100% ऑथेंटिक प्रश्न तो मैं दूंगा ही, साथ ही आपको इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आने वाले किसी भी एग्जाम में, और ये सिंगल एग्जाम जो चल रहे हैं उसमें तो आना ही आना है, तो कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर आपको दिखता है, इसी पे काम करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, जो अधिकांश प्रश्न है ये अपने ई बुक से आ रहा है। अब तो मैं कहना छोड़ दिया हूँ क्योंकि अब बच्चे ही खुद इतने ज़्यादा समझ गए हैं कि अब कहने की ज़रूरत ही नहीं है ना। मैं खुशी की खबर और देने वाला हूँ, 2-3 बच्चे और ऐसा डिटेक्ट हुआ जो कोई ईडी में है, कोई कहीं है। मैं स्क्रीनशॉट करके रख लिया हूँ, मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो बहुत सारे हैं। अपना टारगेट है 1000 सफलता पहले, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अब तक 127 डिटेक्ट हो चुके हैं। इन चाहो तो सबकी मैं प्रूफ दे सकता हूँ, है ना। चलिए, जो भी बच्चे को चाहिए हमारा कंटेंट, ये मोबाइल नंबर है, इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करके प्राप्त करना है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके भी आप व्हाट्सअप के जरिए आप प्राप्त कर सकते हो। चलिए, एक प्रश्न पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता डिफरेंट किस राज्य की है, यानी साक्षरता गैप जो है ये किस राज्यों की है, तो ये राजस्थान की हो जाएगी। देखिए, 2011 में सबसे पहले अपने पूरे इंडिया स्तर पर साक्षरता को समझते हैं, पहले से समझते आए हैं, तो ये 82.14 है मेल का, और फीमेल की बात करेंगे तो 65.46 है। अगर हम इसमें गैप निकालेंगे तो आप इसे घटा देंगे तो आपका जो है साक्षरता डिफरेंस निकल जाएगा टोटल इंडिया का। टोटल साक्षरता कितना है इंडिया में? 74.04% है। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा जो राजस्थान की साक्षरता गैप है, आपको इस आंकड़ा से पता चल जाएगा कि ये पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। देखिए, राजस्थान में जो आपका पुरुष साक्षरता है और महिला साक्षरता है, देखिए यहाँ पे राजस्थान की जो पूरी साक्षरता है ये आपका 66.1% है। पुरुष साक्षरता 79.2 और महिला साक्षरता 52.1। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो लगभग 80 और 52, है ना। तो यहाँ पे आपका 28% की गैप है जो किसी अन्य राज्यों में नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको बाल के खाल से करके निकाला है, बहुत अंदर जाके मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन आपका जो है निकाला है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का आ गया, ठीक है। इसके अलावा अगर राज्यों में बात करेंगे, सबसे अधिक केरल का और सबसे कम बिहार का है। देखिए, एक बार बिहार की डायरेक्ट साक्षरता ही पूछ दिया था अभी, जैसा कि आपको याद हो SSC JEE के एग्जाम में, तो ये 61.8% है, इसे याद रखें। और केरल का भी साक्षरता जरूर याद रखें, 94%, ठीक है। तो ये जरूर दोनों ध्यान रखिएगा। देखिए, मैंने बताया कि न्यूनतम भी 2 याद रखना है और अधिकतम भी 2 याद रखना है। कभी कभी कथन के रूप में आपको पूछ देता है। तो भारत में सबसे अधिक साक्षर केरल है, दूसरे स्थान पे मिजोरम है ना, परसेंटेज के हिसाब से, और सबसे कम बिहार है, दूसरे स्थान पे सबसे कम अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है भाई। इसके अलावा महिला साक्षरता भी अलग से पूछा जाता है। सबसे कम साक्षरता तो बिहार का है ही, सबसे कम महिला साक्षरता भी बिहार का है, यहाँ आप ग्राफ में देख पा रहे होंगे, और सबसे अधिक महिला साक्षरता भी केरला का ही है। तो ये साक्षरता का थोड़ा सा खेल देख लेंगे जनगणना 2011 के अनुसार। वैसे मैं इसी फॉर्मेट में आपको जो है पंचवर्षीय योजना वाला और आपका जो है ये जनगणना वाला मैं डाटा ग्राफ के हिसाब से ही पढ़ाया हूँ वीडियो में। टॉपिक बैच जाके वॉच कीजिए, आपको ई बुक वगैरह के साथ भी मिल जाता है सारा टॉपिक बैच, है ना। जनगणना 2011 के अनुसार आज बता दिए थे। इनके अलावा देश की समग्र साक्षरता अभी मैं जिक्र कर लिया था कि भाई 82 और घटा के बताया था कि कितना गैप निकलेगा। इनके अलावा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता लक्षद्वीप की है। कितनी थी? इनको भी आंकड़ा याद रखना है, 91.6%, ठीक है। इन्हें भी याद जरूर रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका, है ना, केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक दशकीय वृद्धि जो डेकेडिकल ग्रोथ है, ये सबसे ज़्यादा मेघालय ने दर्शाया है और सबसे कम नागालैंड दर्शाया है। पूरे देश की डेकेडिकल ग्रोथ की बात करेंगे तो 17.64% रहा था। कहीं कहीं आप 17.7% भी देखेंगे, तो यहाँ से आप ऑथेंटिक 17.64 याद रखना है। सबसे अधिक जन घनत्व की बात करेंगे पूरे कंट्री में, तो सबसे ज़्यादा जन घनत्व दिल्ली में है। कल एक क्वेश्चन आपको जनगणना से ही पूछा गया था कि सबसे अधिक प्रवासी जो लोग आते हैं ये किस राज्य में आते हैं। तो सबसे अधिक प्रवासी जो है ये आपके महाराष्ट्र में आते हैं और आने वाले दिन में भी आते रहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में जो है सोर्स है काम का, है ना, रोजगार का, तो यहाँ लोग आते हैं। दूसरे स्थान पे दिल्ली का है, दूसरे स्थान पे लोग दिल्ली प्रवास करते हैं, और जो प्रवास करने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं ये उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत सारा मॉडिफिकेशन हुआ है, तो हो सकता है कि ये आंकड़ा आने वाले समय में घटे, लेकिन वर्तमान में तो उत्तर प्रदेश
से ही ज़्यादा लोग जो है प्रवास करके अपनी आजीविका चलाने के लिए जाते हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र आते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कल मैंने एक चीज़ बताया था कि महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा जैन समुदाय के लोग रहते हैं। जैन समुदाय का एक त्यौहार होता है पर्युषण, इसे जरूर ध्यान रखेंगे, पर्युषण, है ना। इसके अलावा आकाशगंगा में धूल के बादल को क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं, निहारिका, ना निहारिका कहते हैं। सौर ज्वाला सूर्य के बाहरी सतह से जो लपट उठती है, लपट मतलब आग की लपट, भी आप लोग गांव में अलाव तापते हैं तो लपट निकलता है ना, जब सूखा लकड़ी डालते हो तो इसे जो है सौर ज्वाला कहते हैं। क्योंकि सूर्य को तो हम सीधे सीधे सूर्य बोल देते हैं, लेकिन अगर उसके पार्ट से क्वेश्चन आएंगे तो बच्चे फंस जाएंगे, ठीक है भाई। सूर्य के अंदर जो सतह प्रकाशमान नहीं होता है, जो सतह प्रकाशमान नहीं होता है, क्योंकि सूर्य में भी पूरे के पूरे सतह प्रकाशमान नहीं है, ठीक है। तो जो सतह प्रकाशमान नहीं होते हैं उसे वर्ण मंडल कहते हैं, और इसका कलर जो है साधारणतः लाल होता है। कैसा होता है भाई? लाल होता है ना। तो अगर आपको कहे कि भाई वर्ण मंडल क्या है, तो सूर्य में जो सतह है ना प्रकाशमान नहीं है, प्रदीप्त नहीं है, वो वर्ण मंडल कहलाते हैं, और उसका कलर जनरली लाल होता है। सूर्य के सबसे बाहरी भाग, आप कई बार ये अटेंड किए होंगे एसएससी रेलवे वगैरह में भी, कि सूर्य के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो किरीट या कोरोना कहते हैं ना, किरीट या कोरोना कहते हैं। यहाँ से कौन से किरण आपको देखने को मिलेगा? एक्स किरण देखने को मिलेगा। और ये एक्स किरण कल पूछा गया था कि एक्स रे का खोज किसने किया था? तो विलियम रोएंटजन ने किया था। मैंने विलियम रोएंटजन से कुछ बताया भी था आपको कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह जो आपका तत्व 111 परमाणु क्रमांक वाला है, इसका नाम रोएंटजियम है, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे है। मैं कहीं से कहीं चलूंगा भाई, आप मेरे क्लास में सिर्फ आंसर मिलाने के मकसद से आए हो तो आप भागा के देख सकते हो। बाद बाकी पढ़ने के दृष्टिकोण से ही ज़्यादा बच्चे हमें फॉलो करते हैं, मैं भी जानता हूँ। देखिए एक्स किरण जो है, ये सभी ग्रह में जो बुध ग्रह होता है ना, बुध ग्रह ये सबसे छोटा होता है, वहां से भी आपको एक्स किरण का उत्सर्जन देखने को मिलेगा। इसका पॉजिटिव उपयोग चिकित्सा सेक्टर में होता है, जब एक्सरे कर देता है और आंतरिक जो गड़बड़ी है उनको देख लिया जाता है। आकाशगंगा की आकृति देखिए, जनरली आज तक आप किताब में सर्पिलाकार देखे होंगे, स्पाइरल देखे होंगे, सर्पेंटाइल जिसको बोलते हैं, यानी सांप के आकार का, ठीक है। लेकिन जो सर्पिलाकार भी हो सकता है, दीर्घ वृत्ताकार यानी इलिप्स के जैसा हो सकता है, या फिर जिनका कोई शेप नहीं है, अव्यवस्थित है। तो जनरली आकाशगंगा की आकार 3 प्रकार की होती है। कल हो के अगर डीप में आपसे क्वेश्चन करे तो बताइएगा आकाशगंगा की आकार 3 प्रकार की हो सकती है। सर्पिला आकार हो सकती है, और जिसका कोई आकार नहीं हो, है ना, वो हो सकता है अव्यवस्थित कह सकते हैं, या फिर इलिप्स या दीर्घ वृत्ताकार में हो सकता है। आकाशगंगा जिसमें तारा, निहारिका इत्यादि का जो समूह होता है, जो कॉम होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं भाई? आकाशगंगा कहते हैं, ठीक है। सुपरनोवा विस्फोट के परिणाम स्वरूप जो तारे बिखर जाते हैं उसे न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा किसे कहते हैं, है ना? सुपरनोवा विस्फोट से जो तारा बिखर जाते हैं टूट के, उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन तारा। एक आपने गाड़ी का नाम सुना होगा पल्सर, ये भी पल्सर ना ब्रह्मांड से संबंधित ही है, तीव्र गति से घूमने वाले तारा, ठीक है भाई, इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 20 से अधिक मैग्नीट्यूड वाले तारे को आप सुपरनोवा कहते हैं, है ना। इनके अलावा जिन तारों में प्रकाश जो है सूर्य के प्रकाश से कम हो जाए तो ऐसे तारा को वामन तारा कहते हैं, और इसकी जीवन की अंतिम समय होता है, यानी तारा भी अपने जीवन को नष्ट करते हैं। बहुत सारे तारा श्वेत वामन के रूप में। तो वामन अवतार कब धारण करता है तारा? एक तो भगवान विष्णु अवतार धारण किए थे। तारा कब धारण करता है? जब उसकी प्रकाश जो है ना सूर्य के प्रकाश से कम हो जाती है। शांति के सागर कहाँ पे भैया? चंद्रमा पे स्थित है। एक एक बात ध्यान रखेंगे, आने वाले सभी एग्जाम की जो है लपट यहीं से उठती है हमारी बातों से, और कोई भी बात आपके एग्जाम में आ जाता है किस रूप में, ये तो आप ही जानोगे जब एग्जाम देते हो, और बच्चे जब बताते हैं तो बड़ी खुशी होती है। इसीलिए मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितना लंबा होगा, है ना, और कौन कौन देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, है ना। देखिए अपसोर की घटना आपसे पूछा जाता है, ये प्रतिवर्ष 4 जुलाई को होती है। अपसोर क्या होती है? अपसोर क्या होती है? तो अपसोर जो है, जब आपका ये सूर्य महाराज है और ये पृथ्वी है हमारा, है ना, ये पृथ्वी है, तो इनके तुलना में मान लीजिए 5 मीटर दूर पे ये जनरली रहते हैं। जिस दिन अपसोर होगा उस दिन क्या होगा कि ये सूर्य महाराज जो है ना, ये 5.0001 मीटर, यानी बहुत कम अंतर पड़ता है, लेकिन दूर रहता है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा इसी प्रकार से उपसौर जो है ये क्या होता है कि कम दूरी पर होता है। हो सकता है ये जो उपसौर हो, जो 5 मीटर पे रहते थे, अब ये 4.99999 इस प्रकार से है, मतलब
कुछ घट गया, कम दूरी पे हो गए, तो इसे उपसौर कहते हैं, ठीक है। और जो ज्यादा दूरी पे होता है अपसौर कहते हैं। दोनों का फिक्स है अपसौर, अप माने ऊपर तो 4 जुलाई अधिक वाला महीना और 3 जनवरी को उपसौर। जब दिन और रात की अवधि समान हो जाते हैं तो इसे इक्विनॉक्स कहते हैं या विषुव कहते हैं। इक्विनॉक्स आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है ना, इक्विनॉक्स, है ना। इनके अलावा ऋतु कितने प्रकार की होती है, एग्जाम में पूछे जाने का मतलब जीके के अलावा इंग्लिश सेक्शन में भी पूछा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। भाई मैं ऐसा कोई बात ही नहीं करता जो एग्जाम में ना पूछा जाता हो। ऋतु कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। ये सभी दिन पढ़ते हैं आप, कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। ये कौन कौन से होते हैं 5 प्रकार की? तो आपका जो है बंदी प्रतिरक्षण है, परमादेश है, अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेषण है और निषेध है ना। जो हम लोगों के लिए हित का है ना, ये बंदी प्रतिरक्षण है। अगर आपके साथ गलत कार्रवाई हुआ है, अगर मैं गिरफ्तार हो गया हूँ, है ना, तो मुझे जो है 24 घंटे के अंदर जो है किसी न किसी मजिस्ट्रेट के पास या जज के पास पेश करना होता है। ये सब यहीं से आता है, सशरीर प्रस्तुत करो, है ना। इसके अलावा भारत में सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के अनुच्छेद 32 और आपका हाई कोर्ट के अनुच्छेद 226 इसके तहत रीट जारी करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय 32 के और हाई कोर्ट जो है 226 के। अब बंदी प्रतिरक्षण का अंग्रेजी पूछ देता है हैवियस कार्पस, परमादेश का मेंडामस, प्रतिषेध का प्रोहिबिशन, ये तो सीधे सीधे है, उत्प्रेषण क्रिएटर और अधिकार परीक्षा को वारंटो, ठीक है। इस प्रकार से इसे अंग्रेजी ध्यान रखेंगे। कभी कभी ये हिंदी लिखवे नहीं करता है क्योंकि बच्चा अर्थे लगा लेता है, तो कंफ्यूज होने के लिए डायरेक्ट यही देगा और आपको अंग्रेजियों में यही लिखा रहेगा और हिंदियों में यही लिखा रहेगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा जो है अपने हिंदी के अलावा जो कोष्ठ में लिखा गया है जैसे अधिकार परीक्षा को वारंटो, है ना, इस प्रकार से ध्यान रखना है। गुलाब चंद कटारिया के बारे में पूछा है, किस राज्य के राज्यपाल हैं? अब राज्यपाल मुख्यमंत्री से क्वेश्चन आने लगे हैं, तो ये असम के हैं। यहाँ पे आप राज्यपाल की सूची देख सकते हैं, इंडिया के विभिन्न राज्यों के राज्यपाल। जैसे आंध्र प्रदेश का आप देखेंगे तो आपका, है ना, क्या हो जाएगा, एस अब्दुल नजीर साहब। अब्दुल नजीर साहब को आप और भी चीज़ों के लिए जानते हैं, जो 5 जजों का पीठ नियुक्त किया गया था हम फैसला देने के लिए। अरुणाचल प्रदेश के कैबल्य त्रिविक्रम परनाइक है। असम के गुलाब चंद कटारिया जो एग्जाम में आ गए। बिहार के राजेंद्र अरलेकर साहब हैं और नीतीश कुमार साहब 9वीं बार शपथ ग्रहण किए थे। छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री नए बने हैं। विश्व भूषण हरिश्चंद्रन जो पहले आंध्र प्रदेश में आपका राज्यपाल था वो छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल अनसुईया यूके था वो नॉर्थ ईस्ट में चली गई, है ना। गोवा के प्रमोद सावंत साहब हैं और राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई साहब हैं। गुजरात के भूपेंद्र पटेल हैं। आचार्य देवव्रत जो है आपका क्या है, राज्यपाल हैं। यहाँ बड़ा सीएम है, ये वाला राज्यपाल है, ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा जो झारखंड के हैं ना, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेंगे, ये हेमंत सोरेन नहीं होगा, चंपई सोरेन झारखंड का जो है मुख्यमंत्री बन गए क्योंकि ये गिरफ्तार हो गए थे। और सीपी राधाकृष्णन साहब जो है वहाँ के राज्यपाल हैं। इनके अलावा मोहन यादव जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है आपका राज्यपाल है मध्य प्रदेश के। केंद्र शासित प्रदेश में आपसे पूछा जाता है कि जो शासन व्यवस्था है किसके माध्यम से चलाई जाती है, तो देखिए डायरेक्टली जो है आपके प्रशासक और उपराज्यपाल। अब ये प्रशासक और उपराज्यपाल लगभग एक ही पोस्ट है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सा यूटी है। अलग अलग यूटी में अलग अलग नाम से हम प्रशासक को जानते हैं, कहीं तो हम उपराज्यपाल कहते हैं, कहीं हम प्रशासक कहते हैं, है ना। तो ये इसके माध्यम से चलाए जाते हैं। साथ ही साथ जहां पे मुख्यमंत्री है, यूटी के अंदर भी मुख्यमंत्री है ना। कौन कौन से यूटी के अंदर है, तो दिल्ली और पुदुचेरी के अंदर है, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री के माध्यम से चलता है भाई, है ना। जैसे कि दिल्ली और पुदुचेरी के पास मुख्यमंत्री है, तो एक बात और समझ में आना चाहिए कि वहाँ पे निम्न सदन भी होंगे, यानी विधानसभा होंगे, है ना। तो विधानसभा भी है यहाँ पे। और जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो वहाँ पे आपको तो पता ही है ना कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। तो यहीं से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन से यूटी के, है ना, सदस्य भाग ले सकते हैं, तो आप कहते हो दिल्ली और पुदुचेरी। तो आपको दिमाग दौड़ाना होगा। इसके अलावा राज्यों में राज्यपाल जो है ये कार्यपालिका का प्रधान होता है। ओलंपिक में टेबल टेनिस को कब शामिल किया गया? देखिए एक बच्चा टेनिस बोल रहे हैं, टेनिस बोलेगा ना तो फिर बहुत ज़्यादा उलझने हो जाएंगी, क्योंकि टेनिस उन खेल में शामिल है जो शुरुआती इवेंट में शामिल रहा, बाद में कुछ दिन चला, फिर ब्रेक हो गया और फिर बाद में ऐड हुआ। तो हो सकता है कि पूछे कि ओलंपिक में बाद में टेनिस आधुनिक फॉर्म में कब आया,
है ना। लेकिन टेबल टेनिस पूछा होगा जैसा मुझे लग रहा है, अगर टेबल टेनिस पूछा होगा तो 1998 आंसर होता है। देखिए टेनिस जो है ना उसे लॉन टेनिस आप बोलते हो, साधारण वाले टेनिस को, और ये जो आरंभिक ओलंपिक थे 1896 उसका भी हिस्सा रहा था। हालांकि बाद में विवाद जो है थोड़ा सा बात अलग हो गया और फिर इसे 1924 में है ना बंद कर दिया गया, ठीक है मेरे भाई, और फिर बाद में ऐड किया गया। तो आप लोग बताइएगा कि ये ओलंपिक था कि आपका सॉरी टेनिस था कि टेबल टेनिस था। इसके अलावा भारत को टेनिस खेल में पहला पदक किसने दिलाया, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं बंधु, तो ये आपका लिएंडर पेस साहब हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। ये अटलांटा ओलंपिक 1996 में जो ओलंपिक हुआ था वहां पे भारत को टेनिस खेल में पहली पदक दिलाई थी। भारत ओलंपिक में एंट्री जो है 1900 के ईस्वी से करते हैं, 00 कर लीजिएगा, जो पेरिस में हुआ था, और ये सेकेंड ओलंपिक था, यहीं से भारत एंट्री करना स्टार्ट किया था। भारत को व्यक्तिगत पदक 1952 में केडी जाधव के द्वारा हेलेंसिकी ओलंपिक में कुश्ती खेल में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ था। इनके अलावा 2028 में जो ओलंपिक होंगे वहां पे आपको कौन कौन से खेल पहली बार नजर आएंगे, बेसबॉल आएंगे, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, है ना। इसके अलावा स्क्वैश, लैक्रोस और आपका जो है इसमें क्रिकेट भी आएगा। यानी 5 खेल जो है आपको लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में नजर आने वाले हैं। विराट कोहली तो शायद न रहे तब तक, मुझे जैसा लग रहा है, क्योंकि अभी T20 प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर चुके हैं उन्होंने। भारत को पहला व्यक्तिगत गोल्ड 2008 में अभिनव बिंद्रा के द्वारा बीजिंग ओलंपिक निशानेबाजी खेल में प्राप्त हुआ है। भाई न रहने का मतलब दुनिया में रहे भाई, मेरी उम्र लेके जिए भाई को मैं बहुत चाहता हूं। इनके अलावा भारत को पहले रजत 2004 में मेजर राजवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा निशानेबाजी में एथेंस ओलंपिक में प्राप्त हुआ था। भारत के तरफ से प्रथम महिला जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीती 2000 ईस्वी में कर्नो मिलश्री, वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन में ब्रॉन्ज मेडल। लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली महिला PV सिंधु थी। ओलंपिक में अपना पहला गोल्ड जो है भारत 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी खेल के अंदर जयपाल सिंह मुंडा की कप्तानी में जीते। आखिरी गोल्ड 2020 में नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक में 87.58 मीटर भाला फेंके थे। ये क्वेश्चन आपके CPO ने पूछा था। इनके अलावा हॉकी खेल में आखिरी गोल्ड 1980 में आया था हॉकी खेल के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय पंचवर्षीय योजना की विशेषता नहीं है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया है। देखिए कोई बच्चे बता रहे हैं कि PC महान लोबिस के मॉडल पे कौन सा पंचवर्षीय योजना था, तो फिर तो ये लल्लू बात हो गई, है ना। PC महान लोबिस हो, हेराल्ड डोमर हो, चक्रवर्ती मॉडल हो, या फिर गाडगिल फार्मूला हो, ये सब मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो फिर लल्लू पूछा है या फिर थोड़ा गहराई में जाके पूछा है, कहीं से पूछेगा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये पंचवर्षीय योजना मैं इस फॉर्मेट में आपको पढ़ाया हूँ, जैसा कि आप देखे ही होंगे, इसी फॉर्मेट में PDF और जो टॉपिक वाइज आपको ई-बुक के साथ मिलता है ये तो लिखा ही हुआ है, बाद में नीचे इसका थ्योरी और विश्लेषण भी लिखा हुआ है, ठीक है मेरे भाई। देखिए PC महान लोबिस के मॉडल पे था सेकंड वाला, 56 से 61 अवधि रखा गया था। समाजवादी समाज की स्थापना करना इसके मोटो थे। लक्ष्य 4.5% प्राप्ति हुए थे, 4.1। भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया था, इसमें आपका है ना दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई में 3 जो है फैक्ट्रियां लगाए गए थे। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला में जो है ये जर्मनी के सहयोग से, और आपका जो है भिलाई में ये रसिया के सहयोग से फैक्ट्रियां लगाई गई थी। इसके अलावा द्वितीय पंचवर्षीय योजना से और क्या ही पूछा जा सकता है, लक्ष्य पूछा जा सकता है। अगर डीप में पूछेगा तो हो सकता है कि पूछे कि प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो आपका जो है नेहरू साहब थे। तृतीय पंचवर्षीय योजना में आप गाडगिल फार्मूला यूज करेंगे, चक्रवर्ती मॉडल भी बोलेंगे। तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो प्रथम दोनों का पे भी बल दिया गया वो तीनों में मिला जुला पे दिया गया, यानी भारी उद्योग के साथ कृषि पर भी बल दिया गया। तृतीय का जो अवधि है वो आपका जो है 66 तक चला था, 61 to 66, है ना। और 1966 से 1969 तक जो है योजना अवकाश चला 3 साल। तो ये कुछ एक बातें। पहला हेराल्ड डोमार के मॉडल पे। अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है? देखिए मैंने पकानी को का दियो दसम 75 बार पढ़ा चुके हैं, कोई भी बच्चा भूलेगा नहीं। अनुच्छेद 52 मतलब राष्ट्रपति का पद, और मैंने ये भी बताया कि इसमें 101 जोड़ दोगे तो ये गवर्नर का पद हो जाता है, यानी 153 में जो है आपका गवर्नर का पद है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा अनुच्छेद 52 से 61 डायरेक्ट राष्ट्रपति से संबंधित है। प का नी को का, है ना। देखिए प से पद, का से कार्यपालिका का प्रधान, 9 से निर्वाचन, इस प्रकार से पकानी को का दियो दसम। अगर लास्ट के 3 पकड़ ले दसम तो म से महाभियोग, 100 से शपथ, है ना, और 2 से दोबारा, ठीक है भाई। इस 2 से दिशा निर्देश होगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग जो हटाने की प्रक्रिया होती है। 72 क्षमादान, 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश। प्रोटेम
स्वयं स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और खाली स्पीकर की नियुक्ति जो है कौन करते हैं? तो खाली स्पीकर की नियुक्ति कोई करता ही नहीं है, लोकसभा का सदस्य अपने में से ही एक को चुन लेते हैं एज ए स्पीकर। जैसे फिर से ओम बिरला साहब को 18वीं लोकसभा हेतु चुना गया है। राष्ट्रपति आर्टिकल 76 का प्रयोग कर महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। 280 आर्टिकल के अनुसार वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। 16वां वित्त आयोग का गठन हो गया है। कौन है अध्यक्ष? आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन बच्चा यहां तक पहुंचता है और मेरे लेक्चर को बर्दाश्त करता है। ठीक है, आर्टिकल 85 के अनुसार लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग कर देते हैं कौन? राष्ट्रपति साहब। सोमलीला बांध किस नदी पे है? पूछा गया है, पेन्ना नदी पे है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पे है। एक बात तो ये है, लेकिन अगर एक ऑप्शन ऐसा हो कि भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पे, तो ओरिजिनल ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि एसएससी ने पास्ट में इसको आंसर माना है। ठीक है, यह उत्तराखंड राज्य में है और इंडिया की सबसे ऊंची बांध परियोजना डैम है। इनके अलावा तिलैया बांध परियोजना, ये किस नदी पे है? बराकर नदी पे है। और ये बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर की सहायक नदी है। देखिए, एगो मैंने बताया है बराक नदी, बराक नदी जो सहायक नदी है ना, ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। और बराकर नदी जो सहायक नदी है ना, वो दामोदर की सहायक नदी है। ठीक है, पंचेत परियोजना दामोदर नदी पर है। देखिए, तिलैया हो गया, मैथन हो गया, पंचेत हो गया। जो दामोदर नदी घाटी परियोजना था ना, इंडिया का पहला था 1948 में, तो इन्हीं के चलाए गए परियोजना है, ये ग्रुप है। ठीक है मेरे भाई। जायकेवाड़ी परियोजना ये गोदावरी नदी पर है। गोदावरी नदी ये आपका कहाँ से निकलता है? महाराष्ट्र के नासिक से निकलता है, जहाँ से त्र्यंबकेश्वर है ना। और ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, पेनिनसुलर इंडिया की। सरदार सरोवर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना, नर्मदा सागर बांध परियोजना, इंदिरा गांधी बांध परियोजना, सभी नर्मदा नदी पर स्थित है। और नर्मदा नदी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश के मैकाल रेंज के अमरकंटक की चोटी से निकलती है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर स्थित है। यह प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन सा नदी? महानदी। लेकिन मैंने अगर बताया है भाई साउथ इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी कावेरी नदी है, तो ये दोनों बात में थोड़ा सा डिफरेंस मान के चलेंगे। अगर प्रायद्वीपीय भारत का पूछता है तीसरी सबसे बड़ी नदी तो महानदी, और अगर डायरेक्ट पूछता है कि भाई साउथ इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी, तो आप कावेरी नदी को आंसर करके आना, महानदी वहां पे गलत होगा। ठीक है, अब देखिए हीराकुंड बांध परियोजना, ये जो है आपके महानदी पे है, जो कहां पे? उड़ीसा में है, और इंडिया की लॉन्गेस्ट डैम है ये। मेट्टूर बांध जो है ये कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, और खाली दक्षिण की गंगा या दक्षिणी गंगा कहेगा तो आपका गोदावरी आंसर होगा। ठीक है, ये दो सैलेबी में बोले तो गोदावरी, जैसे दक्षिणी गंगा कितनी बार लिखा गया भाई? 2 बार। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा या तो 4 बार, या दक्षिण की गंगा तो भी 3 बार, तो 2 ज्यादा बार लिखा जाएगा, वो गोदावरी है ना। कर्नाटक कहां से होता है कावेरी का? तो ये ब्रह्मगिरी से होता है, समझ गए ना। दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण की गंगा कहेगा तो कावेरी, और खाली दक्षिणी गंगा कहेगा तो गोदावरी। रेणुका सागर बांध कहां पे? हिमाचल प्रदेश में है। और रेणुका जो है ना, ये रामसर साइट भी है, जो इंडिया की सबसे स्मॉल रामसर साइट है रेणुका, है ना। इसके अलावा इडुक्की परियोजना ये पेरियार नदी पर केरला में है। इनके अलावा अपराध या दोष सिद्धि निवारण अनुच्छेद कौन सा है? कितने बार बताए हैं? 20। सजा आदि के मामले में छूट। साथ ही साथ ये भी बताया हूं कि भाई आपातकाल में मौलिक अधिकार परिवर्तनशीलता दर्शाता है ना। ज्यादा तो नहीं होगा लेकिन कम हो जाता है ना। लेकिन 20 और 21 आर्टिकल जो है ये कभी नहीं बदलते हैं, चाहे तो आपातकाल लगे, चाहे तो कोरोना आए, कुछ भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में रखा गया है। मौलिक अधिकार के बारे में हमने अच्छे से कल ही कर लिया था, तो मैं आगे निकलता हूं। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई? पूछा गया था 2000 ईस्वी में। कोई बच्चे 1999 बोल रहे हैं, तो अंत्योदय अन्न योजना जो पूर्णतः कार्यवाही स्टार्ट किया वो 2000 ईस्वी होगा मेरे भाई, है ना। मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये सभी के सभी वित्त मंत्रालय के द्वारा चलाए गए हैं। और ये योजना क्या होते हैं हम 50 बार आपको बता चुके हैं भाई। मुद्रा योजना में जो है 5000 से लेकर 10 लाख रुपए तक की मैक्सिमम लोन 3 कैडर में दिए जाते हैं। और जो सुरक्षा बीमा योजना है, जीवन ज्योति बीमा योजना है, दोनों में 2-2 लाख रुपए की रकम दी जाती है। दोनों में एज फैक्टर भले अलग है ना। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा है वो 18 से 70 वर्ष है, जो जीवन ज्योति है 18 से 50 वर्ष है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसकी मैं क्यों रखा हूं खाली, तो आप लोगों को जो है ना थोड़ा सा ये बताना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, स्टार्टिंग कब हुई थी, अब इसी की बारी है। इनके अलावा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना अभी चालू है, सबको याद होगा 2023 में अपने बर्थडे में गिफ्ट दिए थे कारीगरों को। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन आपको निकल
निकल के आएगा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कुल कितने शिल्प विद्या को शामिल किया गया है, तो 18 बोलिएगा। और ये क्या करता है कि भाई न्यूनतम ब्याज दर पे कारीगरों को जो है ऋण उपलब्ध करवाता है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इस योजना की शुरुआत जो है ये आपका इस योजना की शुरुआत जो है ये आपका कब हुआ था, तो ये 2019 में हुआ था। लाभार्थी की उम्र सीमा क्या है, 18 से 40 वर्ष है। कितना है, 18 से 40 वर्ष है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना वो अलग है, लेकिन यह 2019 में चला था। इसमें 18 से 40 वर्ष है। इसमें जो न्यूनतम पेंशन की राशि है वो 3000 रुपया सालाना है, लेकिन आपको पेंशन की राशि कब मिलेगा, जब आपका उम्र 60 वर्ष हो जाएगा, यानी है ना। अगर मान लीजिए अगर आप 40 वर्ष के एक दिन कम है और आपने खुला लिया, तो जब 60 वर्ष के होंगे तब आपको पेंशन मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसी चक्कर में मैं भी फंसा हूँ। एक मैंने इंश्योरेंस लगभग लिया है, मतलब 10 किस्त भरिए, उसके बाद 10 साल इंतजार कीजिए, ठीक है, फिर मिलेगा। शुरुआत 2015 में हुआ था प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है मानसून के अंत में बोई जाती है। देखिए मानसून के अंत में बोई जाने वाली जो फसल होगा, देखिए मानसून जो है जून में प्रथम सप्ताह में आता है, और जून जुलाई अगस्त सितंबर, है ना, सितंबर तक लगभग वर्षा होती है। तो उस समय जो है रबी की फसल आप बोएंगे। तो इसमें डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या था, सरसों हो सकता है, तीसी हो सकता है, चना हो सकता है, गेहूं, जौ इत्यादि हो सकते हैं, या फिर डायरेक्ट रबी हो सकते हैं। मानसून प्रारंभ में कौन सी फसल खरीफ बोलते हैं, जैसे धान, अभी धान की फसल गांव घर में लग रहे होंगे। ठंडी शुरू होने पर बोए जाने वाली फसल कौन से, रबी और खरीफ के बीच में जो समय बचा होता है उसमें कौन सा फसल आप उपजाते हो, तो जायद, जैसे तरबूज, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पारसी धर्म से संबंधित है, नवरोज था या फिर पतेती था, ऑप्शन में बताइएगा, है ना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूरा नहीं है। नवरोज या पतेती, इन दोनों में से कोई पूछा गया होगा कि निम्न में से पारसी त्योहार कौन सा है। अगर नवरोज है तो नवरोज होगा, पतेती है तो पतेती होगा। देखिए नवरोज की स्टार्ट जो है दिल्ली सल्तनत में बलबन शासक ने किए थे, जो गुलाम वंश के शासक हुए और अच्छा शासक हुए, जिन्होंने लौह एवं रक्त की नीति भी दिया था। लौह एवं रक्त की नीति जो है कौन दिया था, तो बलबन ने दिया था। इसके अलावा जो सिजदा और पैबोस है, जो आपके सिजदा सीपीओ में पूछ के गया है, सिजदा और पैबोस, है ना, ये क्या हो जाता है पेन को, है ना, सिजदा और पैबोस, ये भी आपका जो है बलबन ने ही दिया था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, पतेती भी ध्यान रखेंगे। देखिए अब ईसाई धर्म से काफी अंदर घुस के त्योहार आपसे पूछ रहा है, तो जो ईस्टर त्योहार है ईसाई धर्म में खुशी का त्योहार है। ये कब मनाया जाता है, तो जो गुड फ्राइडे होता है, गुड फ्राइडे होता है, उनके 3rd डे मनाया जाता है, ठीक है, रविवार पड़ेगा। इसके अलावा इसके आने वाले समय में यह भी पूछा जाता है कि ईस्टर की त्योहार किस दिन मनाया जाता है, मंगलवार, सोमवार, बुधवार, रविवार, तो रविवार आंसर करना है ना, तीसरे दिन मनाया जाता है। देखिए गुड फ्राइडे जो है ये ईसाई धर्म में शोक का त्योहार है। ईसा मसीह साहब को जो है सूली पे चढ़ाया गया था, और ईसा मसीह के जन्मदिन के अवसर पे हम क्रिसमस मनाते हैं, मैरी क्रिसमस 25 दिसंबर को, और हम लोग चर्च जाके ये मनाते हैं। मतलब क्या करते हैं, हम तो कभी गए नहीं हैं वैसे, मोमबत्ती जलाते हैं मेरे ख्याल में। बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख पोया, ये बौद्ध धर्म का त्योहार है, इन्हें ध्यान रखेंगे, है ना। ये पोया त्योहार श्रीलंका में भी मनाया जाता है, पोया। इसके अलावा लद्दाख में मनाए जाने वाली हेमिस फेस्टिवल में किसको याद किया जाता है, तो गुरु पद्म संभव को। नाम से ऐसा लग रहा है कि ये जैन धर्म के गुरु है, लेकिन बौद्ध है ना। श्रीलंका में शास्त्रीय नृत्य को कंडियान कहते हैं, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। मुहर्रम, रमजान, बकरीद, ईद इस्लाम धर्म के त्यौहार है। बाद बाकी जो हिंदू धर्म के त्यौहार है वो तो ऐसे ही आप मार दोगे। बस ये ध्यान रखना है कि कौन से किस महीने में होता है, जैसे दुर्गा पूजा आश्विन में, दिवाली कार्तिक में, छठ कार्तिक में, होली फागुन में, इस प्रकार से ध्यान रखना। सैफ चैंपियनशिप के प्रथम विजेता भारत कब बने, तो पहला इवेंट 1993 में भारत सैफ चैंपियनशिप के विजेता बन गए थे। यहाँ पे आप लिस्ट देखेंगे, है ना, 2023 में भी हम विजेता बने हैं सैफ चैंपियनशिप को, कुवैत के हरा के, कल हमने बात कर लिया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, ठीक है भाई। तो सैफ में आप देखेंगे पहली बार पाकिस्तान को हरा के जीता था। इस प्रकार से आपका लिस्ट है, PDF आपको मिल जाएगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, है ना। देखिए 2023 में भी जीता है भारत, कुवैत को हरा के जीता था, कल बात कर लिए थे। अगर बात करें वर्ल्ड कप हम पहली बार कब जीते, तो 1983 में, दूसरी बार 2011 में, है ना। अगर आप हॉकी वर्ल्ड कप पुरुष वाला विजेता पहली बार कब बने, तो एक के बार तो बनवे किए हैं ना, एकमात्र बार बने हैं हम, तो ये 1975 में हॉकी वर्ल्ड कप जीते थे। T20 वर्ल्ड कप पहली बार 2007 में, दूसरी बार अभी तक एग्जाम में नहीं आएगा 2024 में, लेकिन आने वाले समय में एग्जाम में आएगा। इनके अलावा विजयनगर साम्राज्य के अंतिम वंश कौन थे, एक दिन बताए हैं जी, और ग्राफिकल मोड में बताए हैं आपको इमेज के साथ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में, जब MBT का शासनकाल चल रहा था सल्तनत पे, मोहम्मद बिन तुगलक का, तो उस समय हरिहर एवं बुक्का नामक
साहसी भाई ने किया। और ये किस वंश के रहेंगे? संगम वंश के रहेंगे। विजयनगर साम्राज्य पे 4 वंशों ने शासन किया जो आपके सामने है। देखिए ये 4 वंश कौन कौन है? संगम है ना, फिर आपका क्या है? सलूब है, फिर क्या है? तुलुब है, फिर क्या है? अरबिदु है। तो लास्ट वंश आपका अरबिदु हो जाएगा। अब इनके थोड़ा सा शासक वगैरह को पढ़ लेंगे, आपको काम आएगा। जैसे विजयनगर ओवरऑल की स्थापना हरिहर एवं बुक का, लेकिन अगर उठा के पूछ दे भाई सालूब वंश की स्थापना तो नरसिंह सालूब, और तुलुब वंश की स्थापना तो नरसिंह तुलुब। दोनों का नाम नरसिंह है, खाली सालूब और तुलुब लगा देना है। ठीक है, अभी याद रखने में कंफ्यूजन कैसा है? 1 2 3, तो 3 में क्या होता है? टी तो जो तुलुब है ना वो 3 नंबर पे आता है। ठीक है मेरे भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं। संगम, सुलुब, तुलुब 3 नंबर पे आएगा। सुलुब और तुलुब में तो कंफ्यूजन है ना। बाद में अरबिदु को लास्ट कीजिए और संगम से स्टार्ट कीजिए, है ना। तो आपका जो है तुलुब 3 नंबर पे आएगा। और तुलुब में सबसे फेमस जो विजयनगर में ओवरऑल सबसे फेमस राजा हुआ वो तुलुब वंश से हुआ। कौन? कृष्णदेव राय। अब कृष्णदेव राय का गुणगान करना जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे इस साइड में आप कृष्णदेव राय की जो है उपलब्धि को देख रहे होंगे। ठीक है, इनके काल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस आया था। हजारा मंदिर अभी सीपीओ में पूछा गया था, कृष्णदेव राय, है ना। अष्ट दिग्गज इनके दरबारी कवि को कहते थे। और राष्ट्र प्रधान बताया हूं किसके दरबारी कवि को? शिवाजी, है ना। आंध्र बोझ भी कहा जाता था। समकालीन यात्री अलबुर्ग का था, है ना। इसके अलावा इनके रचना क्या है? आमुक्त माल्याद जाम्बती कल्याणम, ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कृष्णदेव राय ने एक नगर की स्थापना की, नागलपुरम कस्बा की, जो इनकी अपनी माता के नाम पे करवाया था। ये मेरे वतन के लोगों का गीत का जो बोल है वो किसने दिया है? कवि प्रतीप ने दिया है, लेकिन गाया कौन है? लता मंगेशकर। तो चाहे कोई भी फॉर्मेट में पूछा हो आपको आंसर पता होना चाहिए। लता मंगेशकर के बारे में थोड़ा सा गुणगान करेंगे। पहला जो गाना है वो मराठी भाषा में रिकॉर्ड की गई थी इनके गीत। लता मंगेशकर को 1929 में जन्म हुआ था और 2022 में इनकी निधन हुई थी। ये मेरे वतन के लोग कवि प्रतीप ने लिखा है। रघुपति राघव राजाराम विष्णु दिगंबर पुरस्कार। लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र देता है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की 3 एडिशन, पहला मोदी साहब, दूसरा आशा भोसले और तीसरा आपका अमिताभ बच्चन। लंदन के अल्बर्ट हॉल में गाने वाली गायिका लता मंगेशकर है। महारानी एलिजाबेथ के जो राजा रोहन है, कोरोनेशन है, उनमें भाग लेने वाली नृत्यांगना कुमारी कमला। वाद्य यंत्र से मैच में क्वेश्चन आया था, कुछ भी पूछा होगा आप हमारे बच्चे, है ना, जो पढ़े होंगे टॉपिक वाइज वाली सेक्शन आराम से मिला दिए होंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। मेंडोलिन यू कृष्णन कहेगा। वायलिन बहुत सारे राजन है। सरोद है, अमजद अली खान है। बीना है ना, रुद्र बीना कहेगा तो सादिक अली, है ना, सादिक अली, असद अली। बीना कहेंगे कलाम साहब। नगारा कहेगा अकबर। बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया, राकेश चौरसिया, है ना। हारमोनियम ये ब्रिजभूषण काबरा जो है ये आप गिटार बजाता है, वो भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। सनाई बिस्मिल्लाह खान, है ना, हुसैन खान। मृदंगम आपका हो जाएगा कराईकुड़ी मनी। इस प्रकार से आपको जो है ध्यान रखना है। आप मिला दिए होंगे। और मेरे ख्याल में जब भी मिलाने वाला आता है 2 छोटा आता है और 1 बड़ा आता है ना, घाटम TH विनायक, ये सब ध्यान रखेंगे। शास्त्रीय नृत्य और नर्तकी को मिलाने वाला क्वेश्चन आया था, आप भी मिला दिए होंगे, आराम से पढ़ के गए होंगे, तो है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है जी। ये PDF आपको टेलीग्राम पे भी मिलेगी, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रात को 11 बजे। अगर आप हमारे पेड क्लास में है तो मिल जाएगी आपको, है ना। पेड क्लास तो नहीं है मेरा, लिप्स फिसल गया है। पेड सिर्फ कंटेंट का है। और मैं फिर बता दूं कि जो मैंने बुक बनाया है आपको 2024-25 आराम से आपको एक बेहतर लुक देता रहेगा एग्जाम में। और इतने दिन आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं। अगर आपने अच्छे से पढ़ के दिया तो इसी बार पेरा पार हो जाएगा भाई, जॉब लग जाएगी। ठीक है मेरे भाई, है ना। मिशन 1000 का है, आप लोगों का सहयोग चाहिए। 127 हो चुके हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको हमारा कोई भी कंटेंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 2 जुलाई 2024 और आज जो है आपका CHSL का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में GK GS के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट लाया हूँ, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम में काम आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। अब तो कोई बात आपसे छुपा नहीं होगा, तो ये जो हमारा कंटेंट है, अगर आपको चाहिए, जो ई बुक है हमारा, यहाँ पे इमेज तो मैं नहीं लगा पाया अब तक, तो आप देख लिए होंगे क्योंकि अब एग्जाम में क्वेश्चन ही बोलता है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये जो आप मोबाइल नंबर देख रहे हैं इस पर आपको सिंपली व्हाट्सअप मैसेज करना है, या फिर इसी का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक के थ्रू भी व्हाट्सअप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। ई बुक, रेलवे इत्यादि, UPP, BSSC, तो फिलहाल तो SSC का एग्जाम चल रहा है, तो ई बुक के लिए ही जो है लोग आते हैं। चलिए, पहला एक प्रश्न पूछा गया था कि केरल का कौन सा त्यौहार है जो फसल का भी त्यौहार होना चाहिए, फसली त्यौहार होना चाहिए, और इस फसली त्यौहार के अवसर पे जो है आपका स्नेक बोट रेसिंग का कार्यक्रम किया जाता है। कितनी बार हमने ये चीज़ करा है, और एक मैंने झील का रिफरेंस देख के भी नेहरू बोट ट्रॉफी दोनों बताया है।
अब किस क्लास में बताया अब इतना तो याद नहीं रहेगा ना, है ना। तो भाई ये जो है आप आराम से कर सकते थे। ओणम, ओणम फसली त्यौहार है और फसलों वाली त्यौहार बहुत सारा मैं बताया हूँ जी। ओणम है, रोहिणी है, और भी अगर आप आएंगे जो नौखाई हो जाएगा, ये सब जो है फसली त्यौहार है। उड़ीसा का नौखाई है ना, रोहिणी झारखंड में चले जाएंगे तो ये फसली त्यौहार ओणम हो जाएगा। इसी के अवसर पे जो है आप स्नेक बोट रेसिंग कार्यक्रम शुरुआत की जाती है। ओणम केरल में फसलों से संबंधित त्यौहार है। अब इस त्यौहार के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम, है ना। अगर आप CGL वगैरह की एग्जाम देंगे तो आपका टाइम ड्यूरेशन पूछता है, भगवान पूछता है कि किस भगवान को पूजा जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ओणम देखिए आम महीने में कोई लोग 4 दिन तक भी मनाते हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम लिमिट तक चलना है तो 10 दिनों की त्यौहार होते हैं। कितने दिनों की त्यौहार होता है? 10 दिनों का त्यौहार होता है। वैसे मैंने गणगौर आपको बताया था कितने दिनों का मैक्सिमम त्यौहार है ये, तो ये 18 दिनों का। वैसे ही मैंने बस्तर दशहरा बताया कितने दिनों का? 75 दिनों का त्यौहार है। वैसे ही मैंने आपका पोंगल और छठ पूजा बताया कितने दिनों का? 4 दिनों का त्यौहार होता है। मेदराम जात्रा मेला भी 4 दिनों तक। तो ये सब जो है दिन भी याद रखना है। तो जो ओणम त्यौहार है इसमें आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु तब ऑप्शन में रहेगा जब राजा महाबली ऑप्शन में नहीं रहेगा। कहने का मतलब है कि ओणम में जो मेन भगवान है वो राजा महाबली है। अगर राजा महाबली ऑप्शन में ना हो, देखो यहाँ पे लिखा है, तो भगवान विष्णु से काम चलाएंगे। देखिए तमिलनाडु का एक त्यौहार होता है थाईपुसम। इसमें भी आपको देवी देवता डैटी पूछ देते हैं, तो इसमें जो है आप लगाएंगे भगवान मुरुगन। भगवान मुरुगन होता है, मुरुगन भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है थाईपुसम में। हम चलते हैं आगे। ओणम त्यौहार के जो अवसर पे केरल में सर्प बोट रेसिंग का खेल आयोजित किया जाता है। उसी प्रकार से आपने, है ना, कम्बाला का खेल का नाम सुना होगा। कम्बाला, ये कम्बाला कर्नाटक में आपने अभी एक पिक्चर देखा होगा जिसमें दैव रहता है। वो कौन सा पिक्चर है मेरे ख्याल में, है ना, कंतारा मूवी आपने देखा होगा। कीचड़ में भैंस का रेसिंग होता है। ये कम्बाला जो खेल है ये आपका कहाँ पे आयोजित होता है? कर्नाटक के अंदर। उसी प्रकार से आपने एक खेल जल्लीकट्टू साउथ में बहुत परंपरा है जो अभी तक जीवित है। जल्लीकट्टू जो त्योहार जो खेल है ये आपका पोंगल के त्योहार के अवसर पे जो है आयोजित करा जाता है। एक बार आपके एग्जाम में पूछ दिया कि पोंगल का मीनिंग क्या है शाब्दिक, तो मैंने बताया है भाई इसका अर्थ होता है उबालने से, उबालना होता है ना, बॉयल करने से होता है ना। इसमें पकाते हैं जो है आपका प्रसाद रूप में, उनका जो भी होता होगा, है ना। केरल के अन्य प्रमुख त्योहारों में अगर आएंगे तो मलयाली नव वर्ष को आप सबसे टॉप पे रखेंगे, क्योंकि नव वर्ष की त्योहार हर इलाके में टॉप पे होता है। जैसे आप केरल में नव वर्ष में आप बीसू कहकर इसे पुकारते हो, महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पाड़वा कहते हो, बिहार में इसे शीतल कहते हैं, और भी जगह अलग अलग है ना। तमिलनाडु में इसे पोतांडू कहते हैं, पोटांडू भी कहते हैं तमिलनाडु में नववर्ष को, जो आपका है ना तमिल नववर्ष है। और केरल में कौन सा नववर्ष होगा भैया? मलयाली नववर्ष। ये भाषा के अनुसार नाम पड़ जाता है, क्योंकि केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो है आपका जो है तेलुगु भाषा बोली जाती है। तो वहाँ पे हम मनाते हैं उगादी। जो तेलुगु नववर्ष है उसे उगादी कहते हैं। उगादी के बारे में आंसर फेवरेट करता है, मैंने बताया हूँ, ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और इसके साथ साथ कर्नाटक में भी मनाते हैं उगादी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा केरल में मकर बिलक्कू, ये मकर संक्रांति के अवसर पे, अभी तक मकर संक्रांति वाला क्वेश्चन नहीं आया, मुझे आश्चर्य लग रहा है। देखिए मकर संक्रांति को अलग अलग, गुजरात में आप इसे उत्तरायण कह लेते हो, मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश में इसे माघ साजी कह लेते हो। ज़्यादा इंडिया के ज़्यादातर भाग में मकर संक्रांति कहलाते हैं। जो आपका उत्तर प्रदेश है यहाँ पे आप खिचड़ी कह लेते हो, और केरल में इसे मकर बिलक्कू कहते हो। देखिए एक पोंगल का त्यौहार अभी हमने चर्चा करा कि भाई तमिलनाडु में 4 दिनों तक होती है, जहाँ पर जल्लीकट्टू का खेल भी आयोजित किया जाता है। उनका भी अलग अलग नाम है ना, कुट्टू पोंगल, मुट्टू पोंगल, भोगी पोंगल, इस प्रकार से। तो जो अट्टुकल पोंगल त्यौहार है, ये मैंने बताया था कि अट्टुकल भगवती मंदिर आपका कहाँ पे है, तो ये केरल के अंदर है, और यहाँ पे महिलाओं के द्वारा, है ना, महिलाओं के द्वारा जो है आपका ये त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा? अट्टुकल पोंगल। तो ये ध्यान रखेंगे। एक त्रिशूर पूरम त्यौहार होता है, ये भी केरल में मनाया जाता है। भैया आराम से समझेंगे, मैं सिर्फ आंसर मिलाने नहीं आता हूँ, मैं आपको पढ़ाने आता हूँ, और ये पढ़ के जो है
है ना। मैं आपको ऑफिसर बनाने आता हूँ मेरे भाई, पढ़िए, समझिए, सीखिए और अपने लाइफ में अच्छा कीजिए। केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम और कथकली है। वैसे 8 शास्त्रीय नृत्य है, आपको अब तक तो रट गया होगा। जो आपका मोहिनीअट्टम है इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहते हैं और ये भगवान विष्णु को समर्पित है ना, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप को दर्शाया गया है और इसमें सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है, इसमें कोई भी पुरुष भाग नहीं लेते हैं। तो कभी भी अगर नृत्य का कैरेक्टर मोहिनीअट्टम पूछ दिया और पुरुष जैसा जो नाम है तो आप उसे छांट देंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसा चीज़ है ना कि समझ में नहीं आता। आर मुथुकनमल, अब कैसे समझ में आए कि ये पुरुष का नाम है कि महिला का नाम है। तो यहाँ भी थोड़ी सी विविधता होती है जो भरतनाट्यम से है। आर मुथुकनमल 2022 में उनको पद्मश्री दिया गया था। साइलेंट वैली परियोजना केरल में स्थित है। केरल को मसाले का उद्यान कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे लंबी झील वेम्बनाथ झील केरल में है, लेकिन अगर खारे पानी की, अगर साल्ट वाटर की बात कर रहा है तो आप चिल्का झील को आंसर लगाएंगे जो आपके उड़ीसा के रहेंगे, ठीक है। सबसे लंबी झील खारे पानी की, लेकिन वैसे ओवरऑल सबसे लंबी झील वेम्बनाथ है। और अगर आपका फ्रेश वाटर है ना, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कहेंगे इंडिया में तो बुलर झील है। और बुलर झील का निर्माण भी पूछ लेता आपका, तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से निर्मित है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा इदुक्की परियोजना, इससे पहले भी हमने जो नदी वाला परियोजना आपसे सोमालीला परियोजना पेन्ना नदी पे पूछा था, वहाँ पे कर लिया था। तो इदुक्की परियोजना जो है ये पेरियार नदी पे है ना। पेरियार आदमी का भी नाम रहा है पास्ट में, है ना, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा इनमें से कौन सा नृत्य झारखंड का है, तो ऐसा एक क्वेश्चन आया है। तो ऑप्शन में शायद छऊ था, तो छऊ आपका आंसर होगा। छऊ देखिए मैंने 3 जगह आपको पढ़ा रखा है। सरायकेला ये झारखंड का शहर है, पुरुलिया ये आपका पश्चिम बंगाल का शहर है, और मयूरभंज ये उड़ीसा का शहर है। इन तीनों के नाम से ही ये मशहूर है भाई, सरायकेला का छऊ, पुरुलिया का छऊ, मयूरभंज का छऊ। लेकिन इनमें भी एक जो है थोड़ा सा वेरी करता है आंसर, क्या कि भाई मयूरभंज का जो छऊ है इसमें जो है नक्काशी या मुखौटा का इस्तेमाल नहीं होता है, जो इसको अद्वितीय बनाता है, इसे ध्यान रखेंगे। बाद में कि छऊ नृत्य जो है इसमें आपका नकाब या मुखौटा का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं, कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें स्वांग या मुखौटा का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कई बार सीजीएल वगैरह में आया हुआ क्वेश्चन। इनके अलावा असम में बिहू त्योहार साल में कितने बार मनाते हैं? 3 बार मनाते हैं। कितने बार? 3 बार। पहले बिहू को रंगोली बिहू कहा जाता है ना, या बोहाग बिहू के नाम से जाना जाता है, जो किस महीने में मनाते हो आप? अप्रैल महीना में। इसे याद रखने का मैं क्या तरीके बताया था भाई, इसका नाम है रंगोली। रंगोली से क्या मन में आता है? रंग की बात हो रही होगी। जैसे रंगोली चित्रकला भी है, लोक चित्रकला, ये कहाँ मशहूर है? तो ये महाराष्ट्र में है। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा बैक आता हूँ। रंगोली से क्या मन में आता है? रंग। और रंग वाला त्योहार अपना कौन सा है फेमस, खास करके इंडिया के लिहाज से? तो होली। वैसे रंग वाला बहुत सारा त्योहार मैं बताया हूँ। कुल्लू दशहरा, उसे भी रंगीन त्योहार कहा जाता है मेरे भाई। याओसांग मणिपुर में, उसे भी रंग जैसे। सिमगो गोवा में होता है, वो भी रंग जैसे होता है, जहाँ पे चिकल कालो डांस भी फिल्माया जाता है या किया जाता है गोवा के अंदर, ठीक है भाई। तो जो रंगोली है ना, इससे अपने मन में क्या आता है? रंग। तो होली जनरली आप देखेंगे या तो फरवरी के लास्ट में होगा या मार्च में होगा। तो होली के आसपास जो वाला बिहू होता है उसे हम रंगोली बिहू या बोहाग बिहू कहते हैं। इसके अलावा दूसरे बिहू आते हैं कंगाली बिहू। कंगाली मतलब होता है गरीबी से संबंधित, है ना। गरीबी नहीं रहता है, बोलता है जहर खाने की पैसा नहीं है, ठीक है। तो जो आपका कंगाली बिहू होता है ना, वो इसी प्रकार से होता है। उस समय जो है उसका नाम ही ऐसा है कि मतलब ऐसे समय में होता है जहाँ पे नहीं रहता है पूंजीपति हाथ में, जो अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर के महीने में होता है, माफ कीजिएगा। तो ये आपका कंगाली बिहू होता है। और माघ में अंत में जो बिहू होता है, अंत में माघ बिहू है, जो जनवरी महीने में मनाया जाता है। तो ये 3 बिहू जो है आप जरूर याद रखें, इसे भी एग्जाम में अच्छे से प्रस्तुत किया जाता है। झारखंड के अन्य प्रमुख त्योहारों में आएंगे तो सरहुल, ये जनजातीय फेस्टिवल है। इसके अलावा रोहिणी, ये फसल बुआई का त्योहार है, ये झारखंड में मनाया जाता है। बाद में कि झारखंड में आप जो भी बिहार का डांस है वो झारखंड में भी रख सकते हो जनरली, अगर ऑप्शन में बिहार नहीं है तो, ठीक है मेरे भाई, है ना। इसके अलावा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये क्वेश्चन आपके सामने 2 नंबर फ्री का बांटा इन्होंने, तो ये 1949 आंसर हो जाएगा, है ना। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग आयोग के अनुसार 1935 में करा गया था। ये हिल्टन यंग आयोग को जरूर याद रखना मेरे भाई मेरे दोस्त। ये पूछा जाता है कि किस आयोग से हुआ था, जैसे आपसे पूछता है कि भाई नाबार्ड की स्थापना किस आयोग से हुआ था, तो शिवरामन समिति से हुआ था। आपसे पूछता है कि भाई जो सिडबी है, सिडबी की स्थापना किस समिति के अनुसार हुआ
हुआ था? तो आबिद हुसैन समिति की अनुशंसा के अनुसार हुआ था। मौलिक कर्तव्य किस समिति के अनुसार लगा था? तो स्वर्ण सिंह, फिर से बता रहा हूँ, स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्य 8 प्रकार के ही सुझाए थे कि भाई ऐड करो, लेकिन इंदिरा गांधी के सरकार के समय 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 प्रकार के ऐड किए गए और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा से संबंधित ऐड किया गया। तो ये कुछ एक बातें जो समितियां हैं उस पर आप जरूर ध्यान रखें। एक जो है तेंदुलकर समिति की बात होती है कि भाई किस पे काम करता है, तो जो बीपीएल लाइन रेखा डिसाइड करता है, यानी गरीबी रेखा डिसाइड करता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो इस पे आपका तेंदुलकर समिति कार्य करता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा आरबीआई की स्थापना बता दिए 1935 में हुआ था इस हिल्टन यंग से। यह आरबीआई जो है इनका मुख्यालय हेडक्वार्टर बम्बई में है। इनका क्षेत्रीय कार्यालय लगभग हर एक बड़े शहर में होते हैं, हर राज्य में जो बड़े शहर होते हैं। इनके अलावा जो इनके नोट छापने वगैरह की हैं, ये नासिक में है, देवास में है, सालबोनी में है। मेरा दोस्त इसमें है और अभी जो मैं 2-4 दिन पहले बताया था कि मेरे दोस्त को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है ना, वीडियो बनाते समय ही बताया था। तो वो जो है कोलकाता में आरबीआई के अंदर ही है और ये जब नोट छप जाता है तो उसे चेक करने में कोई सा पोस्ट पे है, अब इतना तो अंदर से नहीं पूछ पाए, बस आरबीआई में है, जानता हूँ, ठीक है। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले जो गवर्नर हैं ये ओसबोर्न स्मिथ है और भारतीय गवर्नर कहेंगे तो सीडी देशमुख साहब हो जाएगा। इनके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अब तक कोई भी महिला गवर्नर नहीं बनी है मेरे ख्याल से, ऐसे मन में आया लिखा हूँ, आप लोग बताइएगा साहब जी। नहीं बना है, कोई नहीं बना है, एकदम फिक्स। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी कोई महिला नहीं बना है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों पोस्ट खाली है। इनके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुख्य कार्यों में क्या है? मौद्रिक नीति बनाना, इसमें कई सारे चीज आ जाएंगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर है ना, सीआरआर है ना, ये सब। नोट छापना एक अलग काम है, नोट छापने की जिम्मेवारी आरबीआई की है। प्रतिभूतियों की लेन देन करना जो सरकार के साथ करते हैं, तो ये भी बंकर का कार्य करना, सरकार को जरूरत पड़ने पे भाई पैसा भी दे सकते हैं, लेते भी हैं। इनके अलावा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेन काम है इंडिया में, जिसके लिए हम जानते हैं, अनुसूचित बैंकों को लोन प्रदान करना है ना, अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी करना, आप कह सकते हैं पंजीयन करना, माफ कीजिएगा, अनुसूचित बैंकों का पंजीयन करना। इनके अलावा माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो होता है, जो एमएफआई इंस्टीट्यूट होता है, जो आपका सूक्ष्म वित्तीय ऋण प्रदान कराता है, जैसे अपने को ऑटो रिक्शा लेना है ना, तो हम किसी एमएफआई के थ्रू लेते हैं। तो ये जो एमएफआई इंस्टीट्यूट है, इसको देख रेख या रेगुलेट कौन करते हैं? तो ये आपका आरबीआई के अंडर ही आता है। इनके अलावा अंबेडकर और मोदी नामक पुस्तक जो 2022 में लिखे गए थे, कौन लिखे? तो रामनाथ कोविंद साहब हो जाएंगे। वर्तमान राष्ट्रपति मुर्मू के पहले भारत के राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद। एक सेकंड रुकिएगा। इनके अलावा जो है कहाँ थे? हाँ, जो अभी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, इनके पहले जो है कोविंद साहब ही रहे राष्ट्रपति। अंबेडकर ए लाइफ एक पुस्तक का नाम है, शशि थरूर, इनका एक बहुत फेमस किताब है, इन इरा ऑफ डार्कनेस। अंबेडकर साहब के द्वारा लिखे गए प्रमुख पुस्तकों में आप आएंगे वेटिंग फॉर वीजा, बहुत पूछते हैं, और इनसे मंदिर शुद्धि या मंदिर प्रवेश आंदोलन या बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये दोनों अंबेडकर साहब से काफ़ी पूछते हैं। पूना पैक्ट पूछते हैं। इनके अलावा लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय के नाम में अंबेडकर साहब को पूछते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछते हैं। तो ये 4-5 क्वेश्चन अंबेडकर साहब से बनते हैं आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। व्हाई इंडिया मैटर्स नामक पुस्तक एस जयशंकर साहब है। नए मंत्रालय में फिर से इन्हें विदेश मंत्री का ही कार्यभार सौंपा गया है, एस जयशंकर साहब, जो भूतपूर्व और वर्तमान भी भारत के विदेश मंत्री रहे हैं। G20@2023 नामक पुस्तक के लेखक भी श्रीनिवास है। कौन है? वी श्रीनिवास। ए मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक अनुराग बेहर है। इनके अलावा रिवेल्स अगेंस्ट द राज नामक पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा है। 4 स्टार डेस्टिनी, इन पुस्तक के लेखक भूतपूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने हैं। जादूनामा पुस्तक के लेखक जावेद अख्तर हैं, ये फरहान अख्तर के पापा जी हैं। इनके अलावा नामा वाला पुस्तक 10 को बता दिए होंगे, शाहनामा, जफरनामा है ना, हुमायूंनामा, शाहजहांनामा, इसके अलावा बाबरनामा, अकबरनामा, ध्यान रखिएगा है ना, पूछता है। जंगलनामा भी है एक, है ना, जंगलनामा अमिताभ घोष के। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस राज्य से संबंधित है? देखिए, एक क्वेश्चन 3 बार टकराया एग्जाम में, और मैंने जब सीजीएल के लिए 2022 में आपको पढ़ा रहा था
वहाँ से मैं इसे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये 2022-23 वित्तीय ईयर में ही अपने को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, जो तटवर्ती है, तटवर्ती पाकिस्तान के साथ नहीं, चाइना के साथ, है ना, जो तटवर्ती इलाका है और वहाँ पे जो दूर दराज वाली रिमोट गांव है उसे प्रोटेक्ट करना है ना। तो ये इनका जो है मोटो में है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो इसमें कई सारे राज्य जो है, कई सारे स्टेट जो है आपको एप्लीकेबल होता है, कई सारे स्टेट जहाँ जहाँ आपके चाइना की सीमा लगभग आता है वहाँ वो स्टेट इसमें लगभग आ जाती है। तो यहाँ पे कोई एक स्टेट नहीं है। आप बताइएगा कि इसमें कौन सा राज्य का नाम दिया गया था। जो एग्जाम दिए होंगे हमसे बेहतर इसका आंसर दे पाएंगे। फिलहाल मैं आपको थ्योरी देता हूँ, इसमें से आपको मिल जाएगा। देखिए इनमें राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है और ये लद्दाख है। ये जो है चीन से लगने वाली जो है राज्य या यूटी है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा चीन के समीप अपने को एलएसी लगता है कि एलओसी, तो आप कहोगे एलएसी लगता है। एलएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और एक वो क्या होता है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इसमें एक्चुअल नहीं है ना। तो ये जो ओसी वाला है ना, ये चला जाता है कहाँ पे, पाकिस्तान के साथ, और ये कहाँ पे, चाइना के साथ। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में इन चारों में से कोई भी एक राज्य हो सकता था, ठीक है। इनके अलावा पर्वतीय, अभी देखिए, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन काफ़ी आता है कि बीआरओ, जो मैं बार बार बताता रहता हूँ, बीआरओ कोई चीज़ का निर्माण करेगा ना, ये भी तटवर्तीय चीज़ से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सेना के लिए जो है सड़कों का निर्माण करते हैं उन इलाके में, तटवर्ती इलाके में, ठीक है। तो अभी सेला टनल का जो उद्घाटन हुआ है अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी साहब के द्वारा, ध्यान रखिएगा। पर्वतीय वर्षा कहाँ पे होती है, अगर जिस बच्चे को याद है कि मैंने ये सब है कि मान लीजिए कि ये पहाड़ है, ये जो है आपका पहाड़ है ना, और ये अपना जल स्रोत है जहाँ से वाष्पीकृत होकर जो है हमें वर्षा मिलेगा। तो ये जब ऊपर जाता है तो इस पहाड़ से टकराने के बाद, अब तो मैं 3D में बना नहीं सकता और मेरा इमेज भी काफ़ी जो है मैं पुअर हूँ इस मामले में, मैं ड्राइंग नहीं कर सकता ज़्यादा, है ना। तो इधर ही जो है आपका गिर जाता है वर्षा जिस साइड टकराता है उस साइड वर्षा का हो जाती है ना। ये जो है इस साइड वर्षा होगी और अपोजिट साइड में वर्षा नहीं होता। ये मैं अच्छे से आपको समझाया हूँ, जहाँ पे मैं कपासी मेघ क्या होता है ना, और मेघ के कितने प्रकार होते हैं, कौन से मेघ किस वायुमंडल के क्षोमंडल में तो होता ही है, मतलब कितने वर्षा कराते हैं, ये सब बात जहाँ पे बताया था वहाँ बात कर लिया था। तो यहाँ पे आपको पर्वतीय वर्षा पूछा है, तो ऑब्वियसली पर्वत जहाँ पे होगा वहाँ पे पर्वतीय वर्षा होगा। अब डिपेंड करता है कि किसी पर्वत का नाम ऑप्शन में होगा पार्टिकुलर, है ना, या फिर कोई और चीज़ का नाम होगा। तो आपको जो पर्वत वाले ग्रुप होगा उनको सेलेक्ट करना होगा, जैसे पश्चिमी घाट, है ना, मेघालय की पहाड़ी, कार्बी आंगलोंग, मतलब जो भी हाइट वाली चीज पर्वत है जहां पे जो है जल स्रोत टकराएंगे और एक साइड वर्षा कराएंगे और दूसरे साइड कम वर्षा कराएंगे, उधर पर्वतीय वर्षा होगी। नाम से स्पष्ट है ना भाई, पर्वतीय वर्षा, है ना। इनके अलावा ये जो पर्वतीय वर्षा है ये पवनाभिमुख भागों पे होता है। मैंने अभी जैसे बताया कि मान लीजिए इधर टकराया और इधर ही वर्षा हो गया, ठीक है, और इसके अपोजिट साइड वर्षे नहीं हुआ, है ना। साउथ के जो है रीजन मेन कहीं ना कहीं पश्चिमी घाट भी है कि साउथ के एरिया में कम वर्षा होते हैं, ठीक है। तो ये पवनाभिमुख ढाल पे ज़्यादा वर्षा होता है। इसके विपरीत साइड वाले को हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। वृष्टि मतलब वर्षा ही होता है, वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं जहाँ पे वर्षा नहीं होता है, क्योंकि पहुँचे नहीं पाया ना भाई, वहीं टकरा के जो है वहीं वर्षा हो गया। इनके अलावा संघनन की क्रिया है, वो संघनीय वर्षा भी होता है, संवहनीय वर्षा, माफ कीजिएगा, संवहनीय वर्षा होता है कि संघनन की क्रिया होती है तथा कपासी मेघों का निर्माण होता है तथा इससे निर्मित मेघ को संवहनी वर्षा कहते हैं, ठीक है। कपासी मेघ से जो निर्मित वर्षा होता है उसे संवहनी वर्षा कहते हैं। एक मिट्टी को रिलेट करके और वर्षा को रिलेट करके आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मिट्टी का निर्माण अत्यधिक वर्षा के परिणाम स्वरूप होते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो आप बताएंगे लेटेराइट मिट्टी का निर्माण जो है अत्यधिक वर्षा का परिणाम है, क्योंकि अत्यधिक वर्षा से लीचिंग प्रोसेस हो जाती है जिससे आपका लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हो जाती है। और मैंने बताया था कि भाई ज्वालामुखी जो क्रिया है, ज्वालामुखी क्रिया से आपका कौन सा मिट्टी का निर्माण होगा, तो ब्लैक सोइल का निर्माण होगा। कैसे होता है, क्योंकि ज्वालामुखी क्रिया में आपका जो मगमा है वो ऊपर आएगा तो लावा बनेगा, लावा के जमने से विशाल चट्टान वगैरह की निर्माण होगी और जब वो चट्टान की क्षरण होगी तो काली मिट्टी की निर्माण होगी। तो कहीं ना कहीं ज्वालामुखी क्रिया जो है काली मिट्टी के निर्माण में अपना योगदान देती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा अन्य जगहों के तुलना में ध्रुवों पे वर्षा कम होती है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि ग्रेविटी का मान सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है
या फिर भूमध्य रेखा के करीब जाएंगे तो घटेगा कि बढ़ेगा, है ना। तो उसी प्रकार से अगर वर्षा को रिलेट हम करें तो जो ध्रुव है, जो पोल है, यहाँ पे वर्षा जो है अन्य जगह के तुलना में कम होगी। ठीक है भाई। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? मेघालय में होती है, और ये मेघालय के मासिनराम जगह है, मसीनराम नहीं भाई, मासीनराम, है ना, मासीनराम। इस प्रकार से पहले चेरापूंजी होता था, मैं इसे सही कर दूंगा भाई, है ना, माफ चाहता हूँ। तो मासिनराम में होती है। और अगर आपसे कोई पूछे कि मेघालय में 3 पहाड़ी, गारो, खासी, जयंती और भी है, लेकिन ये फेमस हो गए हैं तो भाई जो है कौन से में पड़ेगा मासिनराम? तो खासी रेंज में पड़ेगा। शीतकाल में पंजाब और हरियाणा में आप ज़्यादातर वर्षा सुनते होंगे। क्यों हो जाता है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। और ये कहाँ से उत्पन्न होता है? तो ये आपका जो है आपका भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है, और इसका जो वर्ल्ड वाइड लगभग जो है प्रभाव देखे जाते हैं। मानसून से पूर्व जो दक्षिण भारत में वर्षा होती है, कॉफी सावर, आम्र वर्षा या चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। इसी प्रकार से मैंने आपको एक बैसाखी बताया था, काल बैसाखी कहिए इसे, क्योंकि ये अच्छाई से ज़्यादा खराबी कर देता है, घाटा लगाता है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। ये भी प्री मानसून वर्षा है। मसल्स की मूवमेंट का कारण आपसे पूछा, ये तो ऑप्शन से मुझे करना पड़ेगा फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की विशेषता है या नहीं है? इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, मैंने भारतीय संविधान को अलग से टॉपिक वाइज में थोड़ा सा यानी 1.5 पेज को लेकर अच्छे से बता दिया हूँ। कोई भी उससे बाहर बात नहीं होगी। जो टॉपिक वाइज आपके अलग से दिया जाता है उससे पढ़िए। जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ेगा ना, वो भी 12 तो क्वेश्चन कर ही ले जाएंगे कम से कम। ठीक है। तो भारतीय संविधान स्वभाव में आंशिक रूप से हार्ड या आंशिक रूप से लचीला है ना। न तो ज़्यादा टफ है, न ज़्यादा मतलब एकदम कमज़ोर है ना। इसमें जो है हर बात की काट है अपने संविधान के अंदर, इसीलिए इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा गया है। भारतीय संविधान दुनिया में सबसे बड़ी लिखित संविधान है। वैसे दुनिया में जो ब्रिटेन की संविधान है वो भी बड़ी है, लेकिन अलिखित है। 26 नवंबर, सबसे पहले संविधान यूएसए में आया था ना लिखित वाला, 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकार किया गया था, और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 50 को लागू किया गया था। गणतंत्र दिवस के जो पहला अवसर था उस पर इंडोनेशिया के राजनेता पधारे थे, जिनका नाम डॉक्टर सुकर्नो हुआ करता था। भारतीय संविधान के निर्माण में उस समय 395 आर्टिकल, 8 अनुसूची और 22 भाग हुआ करता था। वर्तमान में बात करेंगे तो 445 भी आप लिखेंगे तो कोई कमी नहीं लिखेंगे। 440 से अधिक आर्टिकल, 12 अनुसूचियां, 4 अनुसूचियां संविधान संशोधन के द्वारा जरूरत पड़ने पे जोड़ा गया, और 22 ही भाग है, लेकिन 25 भागों में विभक्त है। ये विरोधाभास आपके मन में पैदा करता होगा। तो मैं कई बार आपको बताया है कि जब मौलिक कर्तव्य जोड़ने की बारी आई तो 4 से 4 का ए बना लिया गया। जब आपका है ना सहकारी समिति जोड़ने की बात आई तो 9 से 9 का ए बना लिया गया, नगर पालिका, माफ कीजिएगा। और जब सहकारी समिति जोड़ने की बात आई तो 9 से 9 का बी बना लिया गया। तो ये जो 3 गो एडिशनल बढ़ गया ना, तो इसीलिए है तो वैसे ही क्रम में, लेकिन अगर आप काउंट करेंगे तो 25 हो जाएगा। इनके अलावा जो भारत का संविधान के भाग 7 है ना, वो निरसित है, ये जो है एप्लीकेबल नहीं है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, ये भी जो है लचीला है और आंशिक रूप से इसलिए। इनके अलावा भारतीय संविधान के अधिकांश तत्व भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, फिर भी कई सारे तत्व कई देश से लिए गए हैं। जैसे ब्रिटेन से अगर आप बात करेंगे तो सिंगल नागरिकता और राज नागरिकता का आर्टिकल पूछा था सवेरे, 5 से 11 आर्टिकल होता है, और इसे भाग 2 में रखे गए हैं। ठीक है। और ये एकल प्रकार के हैं, सिंगल नागरिकता इंडिया में मिलता है, और ये ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। संसदीय प्रणाली अपने पास क्या है? द्विसदनीय विधायिका है ना, एक लोकसभा है और एक अपना राज्यसभा है। तो उसी प्रकार से जो ब्रिटेन में है एक हाउस ऑफ कॉमन्स है और एक अपर सदन है। ठीक है। तो उसी प्रकार से वहीं से हमने लिया है, तो हमारा भी संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन से मेल खाता है। मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसे भाग 3 में आप रखते हो, और आर्टिकल ये 12 से 35 को जो है बीच में उपबंध किए गए हैं, और वर्तमान में 6 है। 1978 से पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था। संपत्ति वाला जो है ना वो हट गया 1978 में, और संपत्ति को हटा के अब हम वर्तमान में 300 के ए में रखे हैं, जो विधिक अधिकार है। ठीक है। अमेरिका से मौलिक अधिकार हो गया। मौलिक कर्तव्य रसिया के संविधान से लिया गया है, यानी रूस के संविधान से लिया गया है। रस लिखा गया। अरे भाई गन्ना की रस नहीं पीना है भाई, पढ़ना है।
एक आध वर्ड तो हो ही जाएगा, मैं करेक्शन करके दूंगा, है ना मेरे भाई, है ना, क्योंकि लिखता हूँ भाई। तो देखिए ये हो गया। तो आपका जो रसिया के संविधान से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए हैं, ये आपका 36 से 51 आर्टिकल को देखेगा। और जो मौलिक कर्तव्य है सिंगल आर्टिकल 51 के है, लेकिन इसके 11 अलग अलग पेज हैं। इनके अलावा जो आपका संशोधन की प्रक्रिया है, जो आर्टिकल 368 के थ्रू आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, तो ये अफ्रीका से लिया गया है। अफ्रीका से राज्यसभा में चुनाव की पद्धति भी ली गई है, हाँ सही बोल रहे हैं। और जो 12 आदमी को मनोनीत करते हैं वो आयरलैंड से लिया गया है। इसके अलावा प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया मारना है, लेकिन प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका से, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति जो केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति राज्यों में करते हैं, ये कनाडा से लिया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 23 और 24 पूछा गया है, तो 23 अगर पूछा होगा तो मध्य प्रदेश में हुआ, विजेता महाराष्ट्र रहा था, ठीक है। इतना पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हुआ था। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछा गया होगा तो ज़्यादा पूछा गया हो तो महाराष्ट्र का मेडल पूछा गया होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 तमिलनाडु के 4 शहर में, चेन्नई, कमतूर, मदुरई और त्रिची, ठीक है। इनके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 के विजेता कौन रहे? महाराष्ट्र रहे। उप विजेता कौन रहे? तमिलनाडु रहे। कितने खेल शामिल थे? 26 खेल शामिल थे। पहली बार कौन खेल शामिल किया गया? स्क्वैश, है ना, स्क्वैश को शामिल किया गया। पहली बार किस खेल को प्रदर्शन खेल के तौर पे शामिल किया गया? तो सिमलम्बम। ये कहाँ का है भाई? सिमलम्बम। तो ये आपका तमिलनाडु का मार्शल आर्ट फॉर्म है। इसके अलावा इस खेल की उत्पत्ति 2018 दिल्ली में खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से हुआ था, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। एक क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय औद्योगिक क्रांति 1948 को कितने भागों में विभक्त किया गया है? याद कीजिए, सीजीएल 2022 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो ये आपका 4 भागों में विभक्त किया गया था। देखिए औद्योगिक नीति कई बार बना है, 1948, 1956, ईटीसी 91 में बना। इस प्रकार से कई बार बने हैं, मेरे ख्याल में 6 या 7 बार बने हैं, कंफर्म तो नहीं, लेकिन 6 या 7 बार जो है ये मतलब रिवाइज्ड हुए हैं, ठीक है। तो जो 1948 में उद्योगों को 4 सेक्टर में बांटा गया था, 4 कैटेगराइज किए गए थे, 4 प्रकार के, है ना। सबसे ज़्यादा तृतीय सेक्टर में आई होप 20 उद्योग को डाला गया था। इनके अलावा अरे ये क्या, इसके पॉइंट में होयसल राजा विष्णुवर्धन कैसे आ गया? एक सेकंड, ठीक है यार, ठीक है। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा गया। 48 में कहेगा तो 4, इसमें कहेगा तो 3। आप लोग कौन सा आंसर किए हैं थोड़ा सा हमें बताइएगा। इनके अलावा अनुच्छेद 20 का संबंध पूछा है, दोष सिद्धि में रियासत। सवेरे वाले फैक्ट हमको अच्छे से मौलिक अधिकार पूरा समझ लिए थे, ये भी बताए थे कि 20 और 21 नहीं बदलता है। एक प्रश्न पूछा गया था, 66वां नेशनल गेम किस शहर में नहीं कराया गया था? आपको पता है ना, राजस्थान के लड़के ने इसमें धूम मचाए थे, व्यक्तिगत रूप से काफी सारे पदक जीते थे राजस्थान के राज, है ना। तो ये 66वां जो स्कूल गेम हुआ था नेशनल वाला, ये आपका लुधियाना में एगो ऑप्शन दिया गया था, तो यहाँ नहीं हुआ था। बाद बाकी ये ग्वालियर, भोपाल और दिल्ली में कराए गए थे। 36वां राष्ट्रीय खेल अभी भी पूछा जा सकता है ना, 2022 में ही हुआ था, लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि अब करंट अफेयर बहुत पुराना, पता नहीं एग्जामिनर इस बार क्या सोचे हैं कि हाँ चलो ठीक है पुराने ही पूछ लेंगे, कौन इतना दिमाग लगाएगा। तो ये आपका गुजरात में हुआ था, सवाज रहा था यहाँ का शुभंकर, है ना। 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में। इसके अलावा 37वां राष्ट्रीय खेल और कौन जीता था? सर्विसेज टीम जीता था 36वां राष्ट्रीय खेल, ध्यान रखिएगा। 37वां राष्ट्रीय खेल ये आपका गोवा में हुआ है। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 ये पूर्वोत्तर भारत में हुआ है, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पिछले साल उत्तर प्रदेश में हुआ था। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम अब तक जम्मू कश्मीर में होता हुआ आ रहा था, जितने बार भी 20 से हुआ, 21 से हुआ, 22 से हुआ, 23 से हुआ, लेकिन 24 में जो हुआ ना खेलो इंडिया शीतकालीन गेम, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों जगह होंगे, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये दोनों जगह होंगे। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 ये उड़ीसा में आपका हुआ है, कलिंगा और राउरकेला, भुवनेश्वर और आपका राउरकेला जगह का नाम है, एक सेकेंड, वहाँ पे आपका बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, और कलिंगा है आपका भुवनेश्वर में। तो इन दोनों स्टेडियम में कराए गए जहाँ पे विजेता जर्मनी रहा था। 44वां शतरंज ओलंपियाड चेन्नई में हुआ है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, 22 में हुआ था, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक हरिलाल के द्वारा लिखा गया? हरिलाल यार, हरि सेन हो सकता है, हरिलाल कौन है भाई? आप लोग बताइएगा, है ना, आप लोग बताइएगा कि ये कौन था हरिलाल, है ना, और कौन से पुस्तक थे ऑप्शन में। चलते हैं आगे। हरिसेन का कहेगा तो प्रयाग प्रशस्ति भी हो जाएगा, और भी हरिसेन की किताब। इनके अलावा
जैसे बृहद कसा कोत्स, ये भी आपका हरिसेन का कल ही पूछा गया था शायद। होयसल मंदिर का निर्माण होयसल राजा विष्णुवर्धन ने किया था। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर राजराज चोल प्रथम ने करवाया था, जो चोल वंश के थे। हजारा स्वामी मंदिर, विठला स्वामी मंदिर, ये आपका कृष्णदेव राय साहब ने किए थे। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव के नाम आता है, लेकिन अगर सिर्फ पार्टिकुलर नींव पूछे तो गुरु रामदास जो है 4th गुरु है। गुरु अर्जुन देव जो है ये 5वें गुरु है। और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है, जिन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की है, जो सिख धर्म में काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में आते हैं। गया स्थित विष्णुपद मंदिर, जहाँ पे लोग पितृपक्ष करने आते हैं, अहिल्याबाई ने बनवाया था, ऐसा माना जाता है। होयसल मंदिर को 2023 में यूनेस्को में शामिल किया गया शांति निकेतन के साथ, तो ये भी ध्यान रखेंगे। 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? अब ये क्वेश्चन फिर से आज लपेटा है, तो 1969 में। 14 बैंकों का 1969 में इंदिरा गांधी के समय चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना, मानव का चंद्रमा पे जाना, भारत बांग्लादेश युद्ध, सब बताया चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। इसके अलावा भारत में बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था 6 बैंकों का, तो पहले लॉट में 14 बैंकों का, दूसरे लॉट में 6 बैंकों का। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिफ्लेक्ट करता है कि पहली बार खेल जो एशियन गेम है 1951 दिल्ली में कराया गया था, शुरुआत भी यहीं से हुआ था। दूसरी बार कब हुआ था दिल्ली में? तो 1982 में हुआ था दूसरी बार। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और रिफ्लेक्ट करता है, पहली बार वास्को डी गामा 1498 में भारत आया, तो दूसरी बार कब आया? तो 1502 में आया था। ठीक है, तो ये कुछ एक बातें जो है ना आपको एक जैसे क्लिप में लगाना पड़ेगा, जैसे मैं लगा के रखता हूँ। बताइए यहाँ पे आपका खेलों से सीधे वास्को डी गामा का क्या संबंध है? लेकिन एट अ टाइम क्लिक होता है ना भाई, तो आप भी जब मन से लिंकिंग प्रोसेस सीखोगे तो ऐसा ही आपको कोई चीज दिखेगा, तो आप कर पाओगे आराम से और कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं एकदम नॉर्मल रह के ये सब सोच पाता हूँ, तो आप भी सोच पाओगे। ठीक है भाई, और इतना काम करते हो भाई, आप तो पढ़ रहे हो, है ना। इसके अलावा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुआ था। मैंने बताया था कि ये 3 बैंकों को मिला के बनाया गया था, है ना। बाद में इंपीरियल बैंक को भी रिप्लेस किया गया 1955 में, किससे? आपका SBI से। इसी प्रकार से मैंने बताया था कि जो आपका GATT था, GATT है ना, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, तो इसको WTO से रिप्लेस कर दिया गया था 1995 में। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने बताया था 1950 में योजना आयोग को 2015 में नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया था। इसी प्रकार से फेरा को फेमा से रिप्लेस कर दिया गया था। तो कई सारी चीजें आप लिंक करते जाओ, मिलता जाएगा, सेम टाइप का चीज है ना। इसके अलावा नाबार्ड की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। कृषि सेक्टर में टॉप संस्था है और ये शिवरामन समिति की अनुशंसा पे कार्य करती है, कि स्थापित हुए थे। तो ये थे सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको कोई सा भी कंटेंट टुडे एग्जाम का चाहिए, है ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक क्लिक करके ले सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं, है ना। जो है एक बढ़िया वे में लिखा गया और SSC के एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, कितना आता है, अब आपसे छुपा नहीं होगा।